उत्तर प्रदेश जिला सुल्तानपुर के धनजई गांव का रहने वाला समरजीत करीब 1 साल बाद दिल्ली से अपने भाई अरविंद और धर्मेंद्र के साथ गांव लौटा। गांव वालों ने उसमें कई बदलाव देखे। उसके पहनावे और बातचीत में काफी अंतर आ चुका था। उसका बातचीत करने का तरीका गांव वालों से एकदम अलग था। इससे गांव वाले समझ गए कि दिल्ली में उसका काम ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन गांव वाले एक बात नहीं समझ पा रहे थे कि जब वो गांव से गया था तो गांव के ही रहने वाले राम सनेही की बेटी दीपा को भगाकर ले गया था, लेकिन उसके साथ दीपा दिखाई नहीं दे रही थी। दरअसल दीपा और समरजीत के बीच काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते वो और दीपा करीब 1 साल पहले ही गांव छोड़कर भाग गए थे। बाद में राम सनेही को पता चला कि समरजीत दीपा के साथ दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर गांव में रह रहा है। गांव के ही लड़के के साथ बेटी के भाग जाने की बदनामी राम सनेही झेल नहीं पा रहा था। उसे जब पता लगा कि समरजीत के साथ दीपा नहीं आई है तो ये बात उसे कुछ अजीब सी लगी। बेटी को भगाकर ले जाने वाला समरजीत उसके लिए एक दुश्मन था। इसके बावजूद भी बेटी की ममता उसके दिल में जाग उठी। उसने समरजीत से बेटी के बारे में पूछ ही लिया। तब समरजीत ने बताया, वो तो करीब 1 महीने पहले ही नाराज़ होकर दिल्ली से गांव चली आई थी। अब तुम्हें ही पता होगा वो कहाँ है। ये सुनकर राम सनेही चौंक उठा। उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो यहाँ आई ही नहीं। अब मुझे क्या पता वो कहाँ गई है। आप अपने रिश्तेदारों वगैरह से देख लीजिए। समरजीत की बात राम सनेही के गले नहीं उतरी कि समरजीत जो दीपा को कहीं देखने की बात कर रहा है वो कहीं दूसरी जगह क्यों जाएगी। फिर भी उसका मन नहीं माना। उसने अपने रिश्तेदारों के यहाँ फोन करके दीपा के बारे में पता किया, लेकिन पता चला कि वो कहीं नहीं है। बात 1 महीना पुरानी थी। ऐसे में वो बेटी को कहाँ ढूंढे। बेटी के बारे में सोच कर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। ये बात दिसंबर 2013 के आखिरी हफ्ते की थी। समरजीत के साथ उसके भाई अरविंद और धर्मेंद्र भी गांव आए हुए थे। राम सनेही ने दोनों भाइयों से बेटी के बारे में पूछा, लेकिन उनसे भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 10-11 दिन गांव में रहने के बाद समरजीत दिल्ली लौट गया। बेटी की कोई खैर खबर न मिलने से राम सनेही और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। वो जानते थे कि समरजीत दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में रहता है। वहीं पर उनके गांव का एक आदमी भी रहता है। उस आदमी के साथ जनवरी 2014 के पहले हफ्ते में राम सनेही भी पुल प्रहलादपुर आ गया। थोड़ी कोशिश करने के बाद उसे समरजीत का कमरा मिल गया। उसने वहां आसपास रहने वालों से बेटी दीपा का फोटो दिखाते हुए पूछा। लोगों ने बताया कि जिस दीपा नाम की लड़की की बात कर रहे हैं वो 22 दिसंबर 2013 तक तो समरजीत के साथ देखी गई थी। इसके बाद वो नहीं दिखाई दी। समरजीत ने राम सनेही को बताया था कि दीपा 1 महीने पहले यानी नवंबर 2013 में नाराज होकर दिल्ली से चली गई थी, जबकि पुल प्रहलादपुर गांव के लोगों से पता चला कि वो 22 दिसंबर 2013 तक समरजीत के साथ ही थी। इससे राम सनेही को और शक हुआ कि समरजीत ने उससे जरूर झूठ बोला है। वो दीपा के बारे में जानता है कि वो इस समय कहाँ है। राम सनेही के मन में बेटी को लेकर कई तरह के ख्याल पैदा होने लगे। उसे इस बात का अंदेशा होने लगा कि कहीं इन लोगों ने बेटी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं कर दी। यही बात सोचते हुए 6 जनवरी 2014 की दोपहर के समय थाना पुल प्रहलादपुर पहुंचा और वहां मौजूद थाना प्रभारी से बेटी के गायब होने की बात बताई। राम सनेही ने थाना प्रभारी को बेटी का हुलिया बताते हुए आरोप लगाया कि समरजीत और उसके 2 भाइयों अरविंद और धर्मेंद्र ने अपने मामा नरेंद्र, राजेंद्र और वीरेंद्र के साथ बेटी को अगवा कर उसके साथ कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे दिया है। थाना प्रभारी ने उसी समय राम सनेही की तहरीर पर भांडवी की धारा 365-34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराकर सूचना एसीपी को दे दी। मामला जवान लड़की के अपहरण का था, इसीलिए एसीपी ने थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। उधर दिल्ली में रह रहे समरजीत और उसके भाइयों को जब पता चला कि दीपा का बाप राम सनेही पुल प्रहलादपुर आया हुआ है तो तीनों भाई दिल्ली से फरार हो गए। पुलिस टीम जब उनके कमरे पर गई तो वहां उन तीनों में से कोई भी नहीं मिला। चूँकि तीनों आरोपी राम सनेही के गांव के ही रहने वाले थे, इसीलिए पुलिस टीम
राम सनेही को लेकर यूपी स्थित उस गांव धनजई पहुंची, लेकिन घर पर समरजीत और उसके घर वालों में से कोई भी नहीं था। अब पुलिस को अंदेशा हो गया था कि जरूर कोई न कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये लोग फरार हैं। गांव के लोगों से बात करके पुलिस ने ये पता लगाया कि इनके रिश्तेदार वगैरह कहाँ-कहाँ रहते हैं, ताकि वहां जाकर आरोपियों को तलाशा जा सके। इससे पुलिस को पता चला कि सुल्तानपुर और फैजाबाद के कई गांवों में समरजीत के रिश्तेदार रहते हैं। समरजीत के रिश्तेदारों के यहाँ जाकर दिल्ली पुलिस ने दबिशें दी, लेकिन वे सब वहाँ भी नहीं मिले। दिल्ली पुलिस ने समरजीत के सभी रिश्तेदारों पर दबाव बनाया कि आरोपियों को जल्द से जल्द पुलिस के हवाले कर दे। उधर बेटी की चिंता में राम सनेही का बुरा हाल था। वो पुलिस से बराबर बेटी को जल्द तलाशने की मांग कर रहे थे। समरजीत या उसके भाइयों से पूछताछ करने के बाद ही दीपा के बारे में कोई जानकारी मिल सकती थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस की टीम अपने स्तर से ही आरोपियों को तलाशती रही। 9 जनवरी 2014 को पुलिस को सूचना मिली कि समरजीत सुल्तानपुर के ही गांव नगईपुर सामरी बाजार में रहने वाले अपने मामा के यहाँ आया हुआ है। खबर मिलते ही पुलिस नगईपुर गांव पहुंच गई। सूचना एकदम सही निकली। वहां पर समरजीत, उसके भाई अरविंद और धर्मेंद्र के अलावा उसका मामा नरेंद्र भी था, क्योंकि दीपा समरजीत के साथ ही रह रही थी। इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले उसी से दीपा के बारे में पूछा। इस पर समरजीत ने बताया, सर नवंबर 2013 में दीपा उससे लड़ाई झगड़ा करके दिल्ली से अपने गांव जाने की बात कहकर चली आई थी। इसके बाद वो कहाँ गई इसकी जानकारी उसे नहीं है, लेकिन पुल प्रहलादपुर में जहां तुम लोग रहते थे वहां जाकर हमने जांच की तो जानकारी मिली कि दीपा 23 दिसंबर 2013 को दिल्ली में ही तुम्हारे साथ थी। थाना प्रभारी ने कहा तो समरजीत के चेहरे का रंग उड़ गया। थाना प्रभारी उसका हाव भाव देखकर समझ गए कि ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने रौबदार आवाज में कहा, देखो तुम हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। दीपा के साथ तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है हमें सब पता चल चुका है। वैसे एक बात बताऊं, सच्चाई उगलवाने के हमारे पास कई तरीके हैं जिसके बारे में तुम जानते भी होगे। अब गनीमत इसी में है कि तुम सारी बात हमें खुद ही बता दो, वरना। इतना सुनते ही समरजीत डर गया। वो समझ गया कि अगर सच नहीं बताया तो पुलिस बेरहमी से उसकी पिटाई करेगी। इसीलिए वो सहम कर बोला, सर हमने ही दीपा को मार दिया है। उसकी लाश कहाँ है? थाना प्रभारी ने पूछा। सर उसकी लाश बाग में दफन कर दी है। समरजीत ने कहा तो पुलिस चारों आरोपियों के साथ उस बाग में पहुंची जहां उन्होंने दीपा की लाश दफन करने की बात कही थी। समरजीत के मामा नरेंद्र ने पुलिस को आम के बाग में वो जगह बता दी, लेकिन उस जगह तो आम का पेड़ लगा हुआ था। नरेंद्र कहता है कि लाश इसी पेड़ के नीचे है। उन लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने वहां खुदाई कराई तो वास्तव में एक शॉल की गठरी के रूप में बंधी एक महिला की लाश निकली। उस समय राम सनेही भी पुलिस के साथ था। लाश देखते ही वो रोते हुए बोला, साहेब ये मेरी दीपा है, देखो ना इन्होंने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। मुझे पहले ही इन लोगों पर शक हो रहा था, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दीजिए ताकि ये बच ना सके। वहां खड़े गांव वालों ने तसल्ली देकर किसी तरह राम सनेही को चुप कराया। गांव वाले इस बात से हैरान थे कि समरजीत दीपा को बहुत प्यार करता था, जिसके कारण दोनों गांव से भाग गए थे। फिर समरजीत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? पुलिस ने लाश की जांच की तो उसके गले पर कुछ निशान पाए गए थे। इससे अनुमान लगाया गया कि दीपा की हत्या गला घोटकर की गई थी। मौके की जरूरी कार्यवाही निपटाने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सुल्तानपुर के पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई। थाना पुल प्रहलादपुर में समरजीत, अरविंद, धर्मेंद्र और इनके मामा नरेंद्र से जब पूछताछ की गई तो दीपा और समरजीत के प्रेम प्रसंग से लेकर मौत का ताना बाना बुनने तक की जो कहानी सामने आई वो बड़ी ही दिलचस्प निकली। उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के थाना कूड़े भार में आता है एक गांव धनजई। इस गांव में सूर्यभान सिंह परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे धर्मेंद्र, अरविंद और समरजीत थे। अरविंद और धर्मेंद्र शादीशुदा थे।
दोनों भाई दिल्ली में ड्राइवर की नौकरी करते थे। समरजीत गांव में ही खेती किसानी करता था। वो खेती किसानी करता जरूर था, लेकिन उसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। वो जवान तो था ही, इसीलिए उसका मन ऐसे साथी को पाने के लिए बेचैन रहता था जिससे अपने मन की बात कह सके। इसी दौरान उसने दीपा को देखा। दीपा राम सनेही की 20 वर्षीय बेटी थी। दीपा तीखे नैन नक्श और गोल चेहरे वाली युवती थी। दीपा उसकी बिरादरी की नहीं थी, फिर भी उसका झुकाव उसकी तरफ होता गया। फिर दोनों के बीच बातों का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों ही चढ़ती जवानी पर थे, इसीलिए जल्द ही उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। एक दूसरे को शरीर सौंपने के बाद उनकी सोच में इस कदर बदलाव आया कि उन्हें अपने प्यार के अलावा सब कुछ फीका लगने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मंजिल यहीं तक हो। मौका मिलने पर दोनों खेत में एक दूसरे से मिलते रहें। उनके प्यार को देखकर ऐसा लगता था जैसे भले ही उनके शरीर अलग हों, लेकिन जान एक ही हो। उन्होंने शादी करके अपनी अलग दुनिया बसाने तक की प्लानिंग कर ली थी। घर वाले उनकी शादी करने के लिए तैयार हो सकेंगे, इसका विश्वास दोनों को नहीं था। इसकी वजह साफ थी कि दोनों की जाति अलग अलग थी और दोनों एक ही गांव के थे। घर वाले तैयार हो या ना हो, उन्हें इस बात की फिक्र न थी। समरजीत और दीपा भले ही सोच रहे थे कि उनका प्यार जमाने से छुपा हुआ है, लेकिन ये केवल उनका भ्रम था। मोहल्ले के कुछ लोगों को उनके प्यार की खबर लग गई। फिर क्या था, मोहल्ले के लोगों से बात उड़ते उड़ते उन दोनों के घर वालों के कानों में पहुंच गई। समरजीत के पिता सूर्यभान सिंह ने बेटे को डांटा, तो वहीं दूसरी तरफ दीपा के पिता राम सनेही ने भी दीपा पर पाबंदियां लगा दी। राम सनेही को इस बात का डर था कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो उसकी शादी करने में परेशानी होगी। बेटी पर बंदिशें लगाने के पीछे राम सनेही की मंशा यही थी कि वो समरजीत को भूल जाएगी, लेकिन उसने इस बात की तरफ गौर नहीं किया। घर वालों के सो जाने के बाद समरजीत से फोन पर बात करती है। एक बार राम सनेही ने उसे रात को फोन पर बात करते देखा तो उसने उससे पूछा कि किससे बात कर रही है। तब दीपा ने साफ बता दिया कि वो समरजीत से ही बात कर रही है। इतना सुनते ही राम सनेही को गुस्सा आ गया और उसने दीपा की पिटाई कर दी। राम सनेही ने सोचा कि पिटाई के बाद दीपा के मन में खौफ बैठ जाएगा, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। सन 2012 में दीपा समरजीत के साथ भाग गई। समरजीत अपनी प्रेमिका को लेकर हरिद्वार में अपने एक परिचित के यहाँ चला गया। तब राम सनेही ने थाना कूड़ेभार में बेटी के गायब होने की सूचना दर्ज कराई थी। चूंकि गांव से समरजीत भी गायब था, इसीलिए लोगों को ये बात समझते देर नहीं लगी कि दीपा समरजीत के संग ही भागी है। तब राम सनेही ने गांव में पंचायत बुलाकर पंचों की मार्फत समरजीत के पिता सूर्यभान सिंह पर अपनी बेटी को ढूंढने का दबाव बनाया। पंचायती फैसले के बाद सूर्यभान सिंह ने अपने स्तर से समरजीत और दीपा को तलाशना शुरू किया। बाद में उसे पता चला कि समरजीत और दीपा हरिद्वार में ही हैं, तो वो उन दोनों को हरिद्वार से गांव लेकर आ गए। दोनों के घर वालों ने उन्हें फिर से समझाया। समरजीत और दीपा कुछ दिनों तक तो ठीक रहे, इसके बाद उन्होंने फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया। फिर वो दोनों अंबाला भाग गए। वहां पर समरजीत की बड़ी बहन रहती थी। समरजीत दीपा को लेकर बहन के यहाँ ही था। उसने भी उन दोनों को समझाया। उसने पिता को इसकी सूचना दे दी। सूर्यभान सिंह इस बार भी उन दोनों को गांव लेकर आ गए। बेटी के बराबर भागने पर राम सनेही और उसके परिवार की खासी बदनामी हो रही थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि उसकी शादी कर दी जाए, लिहाजा उसने उसकी फटाफट शादी करने का प्लान बनाया। वो उसके लिए लड़का देखने लगा। दीपा को जब पता चला कि घर वाले उसकी जल्द ही जल्द शादी करने की फिराक में हैं, तो उसने 27 फरवरी 2013 को समरजीत के साथ भाग गई। इस बार समरजीत उसे दिल्ली ले गया। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर गांव में समरजीत के भाई धर्मेंद्र और अरविंद रहते थे। वो उन्हीं के पास चला गया। बाद में समरजीत और दीपा ने मंदिर में शादी कर ली। फिर उसी इलाके में कमरा लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। समरजीत के भाई अरविंद और धर्मेंद्र ड्राइवर थे, जबकि समरजीत को फिलहाल कोई काम नहीं मिल रहा था। उसकी गृहस्थी का खर्चा दोनों भाई ही उठा रहे थे। समरजीत भाइयों पर ज्यादा दिनों तक बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए कुछ ही दिनों में उसने एक परिचित से अपनी नौकरी की बात की।
उसने समरजीत को सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी लगवा दी। समरजीत की चिंता अब थोड़ी कम हो गई। दोनों की गृहस्थी हंसी खुशी चल रही थी। क्योंकि समरजीत सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था, इसीलिए उसकी ड्यूटी कभी नाइट की लगती थी तो कभी दिन की। वो मन लगाकर नौकरी कर रहा था, जिस वजह से पत्नी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसका नतीजा ये निकला कि पास के ही रहने वाले एक युवक से दीपा के नाजायज संबंध बन गए। समरजीत दीपा को जी जान से चाहता था, इसीलिए उसे पत्नी पर विश्वास था, लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसके विश्वास को तोड़कर दीपा गुल खिला रही है। कहते हैं कोई भी गलत काम ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं छुपता। एक ना एक दिन किसी तरीके से वो लोगों के सामने आ ही जाता है। दीपा की आशिकी भी एक दिन समरजीत के सामने आ गई। हुआ ये था कि एक बार समरजीत की रात की ड्यूटी लगी थी। वो शाम 7 बजे ही घर से चला गया था। दीपा को पता था कि पति की ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ही है। जब भी पति की रात की ड्यूटी होती थी, दीपा प्रेमी को रात 10 बजे के करीब अपने कमरे पर बुला लेती थी। मौज मस्ती करने के बाद वो रात में ही चला जाता था। उस दिन भी उसने अपने प्रेमी को घर पर बुलाया था। रात 11 बजे के करीब समरजीत की तबीयत अचानक से खराब हो गई। ड्यूटी पर रहते वो आराम नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि घर जाकर आराम करे, लेकिन उस समय घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी। इसीलिए उसने अपने एक दोस्त से घर छोड़ने को कहा। तब दोस्त अपनी मोटरसाइकिल से उसे घर के कमरे के बाहर छोड़ आया। समरजीत ने जब अपने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही दीपा दरवाजे की दस्तक सुनकर घबरा गई। उसके मन में विचार आया कि पता नहीं इतनी रात को कौन आया होगा। प्रेमी को बेड के नीचे छिपने को कहकर उसने अपने कपड़े संभाले और बेमन से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे उसने दरवाजा खोला, सामने पति को देखकर वो चौंक कर बोली, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए ड्यूटी बीच में ही छोड़कर आ गया हूँ। समरजीत कमरे में घुसते हुए बोला। कमरे में बेड के नीचे दीपा का प्रेमी छिपा हुआ था। दीपा इस बात से डर रही थी कि कहीं आज उसकी पोल ना खुल जाए। समरजीत की तो तबीयत खराब थी। वो जैसे ही बेड पर लेटा, उसी समय बेड के नीचे से दीपा का प्रेमी निकलकर भाग खड़ा हुआ। अपने कमरे से किसी आदमी को निकलते देख समरजीत चौंका। वो उसकी सूरत नहीं देख पाया था। समरजीत उस भागने वाले आदमी को भले ही नहीं जानता था, लेकिन उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसकी गैर मौजूदगी में ये आदमी कमरे में क्या कर रहा होगा। उसने गुस्से में दीपा से पूछा, ये कौन था और यहाँ क्यों आया? पता नहीं कौन था, कहीं ऐसा तो नहीं ये चोर हो, कोई सामान चुरा कर तो नहीं ले गया? दीपा ने बात घुमाने की कोशिश करते हुए कहा और संदूक का ताला खोलकर अपना कीमती सामान तलाशने लगी। तभी समरजीत ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, मुझे पता है कि वो यहाँ क्यों आया है। उसे जो चीज़ चुरानी थी वो तुमने उसे खुद ही सौंप दी। अब बेहतर ये है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। आइंदा ये व्यक्ति यहाँ नहीं आना चाहिए और ना ही ऐसी बात मुझे सुनने को मिलनी चाहिए। पति की नसीहत से दीपा ने राहत की सांस ली। समरजीत तबीयत खराब होने पर घर आराम करने आया था, लेकिन आराम करना भूलकर वो रात भर इसी बात को सोचता रहा कि जिस दीपा के लिए उसने अपना गांव छोड़ा, उसे पत्नी बनाया, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया। अब समरजीत ने अपने दोनों भाइयों अरविंद और धर्मेंद्र से दीपा के बारे में बात की। ये बात उसने अपने मामा नरेंद्र को भी बताई। उन सभी ने फैसला किया कि ऐसी कुलच्छनी महिला की चौकीदारी कोई हर समय तो नहीं कर सकता। अब दीपा को खत्म करना ही बेहतर होगा, लेकिन अपना ये काम उसे कहाँ और कब करना है, इसकी उन्होंने योजना बनाई। काफी सोचने समझने के बाद उन्होंने ये तय किया कि दीपा को दिल्ली में मारना ठीक रहेगा, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी वो दिल्ली पुलिस से बच नहीं पाएंगे। अपने जिला क्षेत्र में ले जाकर ठिकाने लगाना उन्हें उचित लगा। समरजीत को पता था कि दीपा सुल्तानपुर जाने के लिए आसानी से तैयार नहीं होगी। उसे झांसे में लेने के लिए उसने एक दिन कहा, दीपा सुल्तानपुर के ही नगईपुर में मेरे मामा रहते हैं। उनके कोई भी बच्चा नहीं है और उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है। उन्होंने हम दोनों को अपने यहाँ रहने के लिए बुलाया है। तुम्हें पता ही है, दिल्ली में हम लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग
कुछ दिन मामा के घर पर रहें। पति की बात सुनकर दीपा ने भी सोचा, जब उनकी कोई भी औलाद नहीं है तो उनके बाद सारी प्रॉपर्टी पति की ही हो जाएगी। इसीलिए उसने मामा के यहाँ रहने की हामी भर दी। 23 दिसंबर 2013 को समरजीत दीपा को ट्रेन से सुल्तानपुर ले गया। उसके साथ दोनों भाई अरविंद और धर्मेंद्र भी थे। जब वे सुल्तानपुर स्टेशन पहुंचे, अंधेरा घिर चुका था। नगईपुर गांव से पहले ही समरजीत के मामा नरेंद्र का आम का बाग था। प्लान के मुताबिक नरेंद्र उनका उसी बाग में पहले से ही इंतजार कर रहा था। बाग के किनारे पहुंचकर तीनों भाइयों ने दीपा की गला घोंटकर हत्या कर दी और बाग में ही गड्ढा खोदकर लाश को दफना दिया। उन्होंने दीपा की लाश के ऊपर आम का पेड़ लगा दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो। इसके बाद पुलिस ने समरजीत, अरविंद, धर्मेंद्र और मामा नरेंद्र को अपहरण कर हत्या और लाश को छिपाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया।